listen to the recorded lecture. Okay, जी, recording is active. So going back to the course outline. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने CLO1, CLO3 और कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 को मिड टर्म तक कवर करना था और ऑलमोस्ट वी आर डन. Yesterday we started ethical theories, जिसमें इमैनुअल कैंट और जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरीज को हमने पढ़ा था फ्रॉम द सारा बेस चैप्टर 1 रेफरेंस मटेरियल, जो कि आपके पास नोट्स में भी अवेलेबल है और इसकी स्लाइड्स भी week7.pptx को भी आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें ये दो थ्योरीज जो हैं हमने डिटेल से कल की क्लास में डिस्कस की थी और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने इसमें स्टडी की थी. उसके साथ साथ वी आल्सो सॉ with examination point of view that what sort of questions may come in exams or quiz relating to 1.4 the ethical theories, because जो 1.1 से 1.3 तक था the base of change, वो basically base थी इस इन theories के लिए जो कि हम पढ़ रहे हैं. These are very vital and important in the ethics course content जो हमें CLO दिया हुआ है, उसमें ये जो दो theories हैं these are very important. और इसी के साथ साथ आप देखें कि जो लास्ट वीक है बिफोर मिड टर्म एग्जाम, नेक्स्ट वीक हमने इसी चैप्टर को आगे लेकर चलना है एंड वी विल कवर नेचुरल राइट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, liberties and claim rights. These contents are also part of 1.4 of Sarah Bay's book, and we will cover this next week. Today we will continue these two theories, and also I'll take your questions regarding ethics and the work of John Stuart Mill and Immanuel Kant. So अभी 2 मिनट हैं, क्लास स्टार्ट होती है, तो हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इनको और फिर मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है हम कर लेते हैं. तो क्विज आपका जब आप कैंपस पे आएंगे क्विज 1, तो वो इसके साथ ही होगा. अभी हमने जो मार्क्ड एक्टिविटी की थी वो एक असाइनमेंट थी विच इज़ सॉर्ट ऑफ केस स्टडी असाइनमेंट, जो कि जिसमें आपने 10 सिनेरियोज प्रेजेंट करने थे. यू हैव सबमिटेड दैट and we also conducted the viva session for that assignment with the class, और उसके 1 question marks आपके वहीं पर अपडेट हो गए थे. you saw those marks, and जो assignment है आपकी वो उसकी marking in progress है, and hopefully it will be updated within couple of weeks. तो जो क्विज 1 है आपका, although that will be conducted on campus when you will come in a week. आपकी 30th से आई थिंक एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट्स में. तो आपकी डेट शीट बन गई हुई है 19 की? 7 दिसंबर को 7 दिसंबर से सर. अच्छा, आपके 7 दिसंबर से. ओके, यू आर 19. ठीक है, यू आर राइट. 17 और 2020 के पहले हैं, क्योंकि वो लोग चले जाएंगे और फिर आपकी क्लास जो है वो कैंपस पर आ जाएगी. सो 7 दिसंबर से हैं, तो हम अगले हफ्ते जो आपका सिलेबस है वो तो हम कवर कर लेंगे मिड टर्म तक का. ऑल्दो 9th वीक में वी विल स्टार्ट द कंटेंट्स ऑफ वीक 9, लेकिन वो मिड टर्म में इंक्लूडेड नहीं होंगे. मिड टर्म में आपकी जो कोर्स आउटलाइन में यू कैन सी कि वीक 8 तक जो कंटेंट्स हैं वही आपके एग्जाम्स में कवर्ड अप होंगे. सो वीक 9 को हम पढ़ लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमने कोर्स आउटलाइन तो वीकली कवर करनी है. हाउएवर दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल टर्म एग्जाम. ओके, क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, तो हम ज़रा कल की क्लास को क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं. लेट मी ओपन द स्लाइड्स ऑफ वीक 7, जिसमें कि so again the slides are not showing up in the share option.
चलिए मैं आपके साथ बुक ही शेयर कर लेता हूँ। इंटरनेट का थोड़ा सा स्पीड का इशू है। अपलोड स्पीड तो आई थिंक इज ओके, हाउएवर डाउनलोड स्पीड जो है वो थोड़ी सी इशू कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो कल का लेक्चर है वो अपलोड नहीं हो सका। सो इट्स इन प्रोग्रेस। सो स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था, ये आपके साथ मैंने बुक शेयर की है क्योंकि स्लाइड्स की ऑप्शन नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। वी स्टार्टेड विद एथिक्स, और एथिक्स की डेफिनेशन हमने लास्ट वीक जब लेक्चर को क्लोज अप किया था तो वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, दैट एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इट मीन्स टू डू द राइट थिंग। और फिर हमने कल की क्लास में थोड़ा सा इसी डिस्कशन को आगे लेके गए थे, एंड वी सॉ कि एथिक्स को हम टू स्कूल्स ऑफ थॉट या टू डायमेंशंस में वी मे लुक द टॉपिक ऑफ एथिक्स। One is discovering right and wrong. One school of thought says that ethics is discovering right and wrong. The other school of thought says that ethics is inventing right and wrong. And we saw examples of both of these dimensions, both of the school of thought in yesterday's class. And we come to know that by discovering, we mean that exploring the things which already exist, and inventing means that writing from the scratch or building something new. So the customs prevalent in different cultures, in different countries, in different organizations on the timeline, from ages or from decades. If we explore right and wrong in that dimension, then we will call that aspect as discovering ethics, because those customs are already existing and we just have to explore that what is right and what is wrong. Although we usually know the customs and the culture in our own country or in our own organization, but if we work in a distant country, geographically distant area, or in some other land, then we must explore the right and wrong prevalent in that country or that society before we start working. We took examples of telecommunication companies in Afghanistan. Also, we took examples of many other countries where customs are different than our own country. Also, we discussed about countries with a religious sound base in their constitution and in their culture, like Pakistan or Israel or Kingdom of Saudi Arabia, where most of the ethical norms emanate from religion, and we have to follow those norms because that is part of the law as well in some countries, or at least part of ethics um, in the countries where religion is very dominant. So जहाँ पे मज़हब डोमिनेट करता है या ओल्ड कस्टम्स डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे जो डिस्कवरिंग पार्ट है एथिक्स का वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। कल भी हमने इसकी एग्जांपल्स ली थी। और जहाँ पर ये है कि जो आपकी जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी ज़्यादा काम करती है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी, तो वो ऐसी कंट्रीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि रिलीजन पे बेस नहीं करती, क्योंकि रिलीजन के जो रूल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, वो इमैनुअल कैंट की थ्योरी को फॉलो करते हैं और वो डिस्कवरी ऑफ एथिक्स के अंदर फॉल करते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादातर आपकी यूटिलिटेरियनिज्म अप्लाई होगी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको याद ना हो। ये देखिए, डियंटोलॉजिकल थ्योरी में क्या था कि ये एब्सोल्यूट रूल्स की थ्योरी है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस को आप नहीं देखते, आप विद फेथ उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक गुड के ऊपर आप बिलीव करते हो। तो ये इमैनुअल कांट की थ्योरी थी। और जहाँ पे रिलीजन डोमिनेट करता हो जिन सोसाइटीज़ में इथिकल वैल्यूज़ पर, वहाँ पर डियोंटोलॉजिकल थ्योरी जो है वो अप्लाई होती हैं या डिस्कवरी ऑफ एथिक्स अप्लाई होती है। इसी तरह कल अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने
यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी को भी देखा था। ये जो कि फिलोसोफर्स हैं, ये आपको याद हो, एथिक्स आर फिलोसोफर्स, यानी कि एथिक्स पे किन लोगों की रिसर्च काम करती है, जो कि फिलोसोफर्स होते हैं, फलसफे से जिनका ताल्लुक होता है, और वो अपनी स्टडी को शेयर करते हैं। जो हमने दो बड़े प्रोमिनेंट जो स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनकी जो स्टडी थी वो यहाँ पे शेयर की। तो जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी होती है वो ज़्यादातर इथिकल वैल्यूज़ या इन्वेंशन ऑफ एथिक्स वहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे कस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो यानी कि रिलीजियस कस्टम्स हैं या किसी कबीले के कस्टम्स हैं या किसी नेशन के कस्टम्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, पहली चीज़। और जहाँ जिन सोसाइटीज़ में रिलीजन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या पार्ट ऑफ कस्टम्स नहीं है, वहाँ पे हम जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी या इन्वेंटिंग एथिक्स को अप्लाई करते हैं। सो वहाँ पे आप इन्वेंट कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने एग्जांपल्स ली थी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है या ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, वहाँ पे ज़्यादातर इथिक्स को इन्वेंट किया जाता है। लेकिन जो कि कंट्रीज़ हैं विद वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टम्स, जैसे कि जापान है, उनके कस्टम्स काफ़ी चीज़ों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऑल्दो रिलीजन को वो नहीं इतना प्रैक्टिस करते, लेकिन उनके कस्टम्स जापान के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मंगोलिया में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे कस्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो वहाँ पे आप एथिक्स को डिस्कवर करते हैं। और ऐसी कंट्रीज जो कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी पे काम करती हैं, जिधर ना तो इतने कस्टम स्ट्रॉन्ग है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स रिलेटिवली न्यूअर कंट्री है, क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन थे उनको तो निकाल दिया गया था वहाँ से, और मोस्ट ऑफ द नेटिव अमेरिकन डाइड जब उन्होंने लैंड जो है वो सेल कर दी फोर्सफुली यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे आपको आइडिया होगा। तो नेटिव अमेरिकन वर पेरिश्ड, और यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडरेबली अ न्यूअर कंट्री एज वेल एज सेम अप्लाइज टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ के कस्टम्स भी इतने रिजिड या इतने प्रिवेलिंग नहीं है सोसाइटी के ऊपर, और रिलीजन जो है वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वहाँ पे इन्वेंटिंग एथिक्स वाला रूल अप्लाई होता है। वहाँ के जो कस्टम्स हैं वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी पे चलते हैं। हमने कल की क्लास में एग्जांपल ली थी स्टूडेंट्स के यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ में इन द बिगिनिंग ड्रग्स वर अलाउड, और बाद में फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए कि ये तो बहुत डैमेजिंग है सोसाइटी के लिए, तो उसे बैन कर दिया गया। फिर हमने सुसाइड की कल की क्लास में मिसाल ली थी कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि ये चीज़ लीगल है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हर पर्सन का जो है वो अपने ऊपर पूरा अख्तियार होना चाहिए। जैसे कि हमने जापान की एग्जांपल ली थी, और स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज़ के अंदर आप इफ़ यू कैन टेक योर ओन लाइफ, सुसाइड इज़ लीगल। और कई कल्चर्स में तो इसको प्रेज भी किया जाता है, जैसे कि जापानीज कस्टम्स के अंदर कि अगर आप कैप्चर हो रहे हो बाय एनिमी इन अ वॉर, देन इट इज प्रेफर्ड, इथिकली प्रेफर्ड दैट यू कमिट सुसाइड। और आप उनके कई वॉर हीरोज भी देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू के या उससे पहले की जो जंगें थी, जिसमें सुसाइड को काफ़ी वहाँ पे प्रेज किया जाता है। और इवन अभी तक भी दे डू सच थिंग्स इन देयर कस्टम गैदरिंग, और कलेक्टिव सुसाइड भी आप अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। तो ये क्या चीज़ें, ये सारी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरीज और डियंटोलॉजिकल थ्योरीज के बीच का तजाद है। और यही एथिक्स की डेफिनेशन है कि एथिक्स में या तो आप डिस्कवर करते हैं राइट और रॉन्ग को, या फिर आप इन्वेंट करते हैं राइट और रॉन्ग को। तो जो कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन इंडिया, यहाँ पे रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है, या सम पार्ट ऑफ चाइना जहाँ पे बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस किया जाता है, तो वहाँ पे आप एथिक्स को डिस्कवर करते हैं। और जो आपके पास इमैनुअल कैंट की थ्योरी है वो ज़्यादा प्रिवेल करती है। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कोई भी सोसाइटी, कल्चर, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मॉडल पे टोटली काम नहीं कर सकती। डियंटोलॉजिकल थ्योरीज और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरीज का मिक्सअप से ही जो इथिकल वैल्यूज हैं किसी इदारे की, किसी कंट्री की, किसी कबीले की, किसी टाउन की फॉर्म करती हैं। टोटलिटी के अंदर सिर्फ एक थ्योरी जो है वो फॉलो नहीं होगी, इट विल बी अ मर्जर ऑफ बोथ।
और हमने ये भी कहा था कि आपकी जो एज ए प्रोफेशनल आप बिहेव करते हैं उसमें आपके दो पिलर्स होते हैं, एथिक्स एंड लॉ। हम इसको इसलिए स्टडी कर रहे हैं पीपीआईएसटी के कोर्स में, और टेक्स्ट बुक में भी इसका अच्छा खासा पोर्शन मौजूद है। बिकॉज एज अ प्रोफेशनल या आपकी ट्रेड में से एक होता है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कितने डिवोटेड हैं, कितने फेयर हैं, एंड हाउ ऑनेस्टली यू आर वर्किंग। तो उसके अंदर एक पिलर एथिक्स है और दूसरा पिलर है लॉ। सो इसीलिए हम इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और कल की क्लास में हमने बेंचमार्क ऑफ एथिक्स को पढ़ा है। एथिक्स हमने फर्स्ट वीक में भी देखा था कि इट इज़ समथिंग विच इज़ राइट, ऐसे काम को प्रैक्टिस करना जो कि सही हो। और कल हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेंचमार्क ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग। सो इसमें हमने देखा कि दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो राइट और रॉन्ग को डिटरमिन करते हैं। पहली चीज़ डिस्कवरिंग है। डिस्कवरिंग में मज़हब, कस्टम्स, नॉर्म्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाते हैं वो आ जाते हैं। और इन्वेंटिंग में ये होता है कि आपकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लोगों के लिए फ़ायदा और नुकसान, उसकी बेस पे आप रूल्स को फॉर्म करते हो। यानी कि जब फ़ायदा जो है, कलेक्टिव फ़ायदा किसी रूल का लोगों के लिए बढ़ जाए नुकसान से, तो आप उसे अडॉप्ट करते हैं। और यही डेमोक्रेसी का मॉडल भी है जो कि हमने देखा था। लेकिन इसमें हमेशा एक माइनॉरिटी ऐसी रह जाती है जॉन स्टुअर्ट मिल के मॉडल में, जो कि उस रूल से खुश नहीं होती या उस रूल से बैडली अफेक्टेड या नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं कुछ लोग। बेशक ज़्यादा लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं आप उनको इसमें नाराज़ कर देते हैं या उनकी राइट्स की वायलेशन हो जाती है। जबकि एब्सोल्यूट रूल्स में, या जो आपने इमैनुअल कांट की थ्योरी पढ़ी थी, वो सबके लिए यकसा रूल होता है। उसके भी नुकसानात हो सकते हैं कि चाहे किसी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, आप एब्सोल्यूट रूल को फॉलो करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते, और रूल की इंट्रिंसिक क्वालिटी के ऊपर आप अपना डिसीजन बेस करते हैं। रूल एब्सोल्यूट होते हैं, दे डोंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और कॉन्सिक्वेंस टू कॉन्सिक्वेंस। जैसा भी सिनेरियो हो, सेम रूल आपका अप्लाई होता है। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम बिल्ड करना चाह रहे हैं इस कल की और आज की क्लास में। और मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जो कि हमने कल पढ़ा था, मज़ीद एग्जांपल्स देकर, कि जब आपने इथिकल नॉर्म्स को फॉलो करना है तो उसका बेंचमार्क जो है इन दो जो प्रूवन थ्योरीज हैं जो रिनोड फिलोसोफर्स ने दी हैं, उनके ऊपर हमने बेस करना है। सो लेट मी चेक, समवन हैज मैसेज्ड। ओके जी, तो मुझे उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स ने कल का और आज का लेक्चर अटेंड किया है उनको डिस्कवरिंग एथिक्स और इन्वेंटिंग एथिक्स का फ़र्क जो है वो पता चल गया होगा, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ आपने ये भी अखज़ की होगी इस लेक्चर से, यू हैव कंक्लूडेड दैट, एक्सक्यूज मी, कि जॉन स्टुअर्ट मिल या इमैनुअल कैंट की जो मॉडल है वो टोटलिटी के अंदर किसी सोसाइटी में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। कोई एक ज़्यादा प्रेवलेंट हो सकता है दूसरे से, लेकिन दोनों की ही मर्जर के साथ एक इथिकल मॉडल जो है वो फॉर्म होता है, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। आप ये तो कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसिंग कंट्रीज़ या कस्टम प्रैक्टिसिंग कंट्रीज़ में इमैनुअल कांट का मॉडल ज़्यादा प्रिवेल करता है, यानी डियंटोलॉजिकल थ्योरीज उसमें ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरीज जो हैं वो माइनर हैसियत रखती हैं, उनकी जो प्लेस है वो माइनर होती है, या परसेंटेज जो है उनकी कम होगी, लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर करेंगी। हमने, अगर आपको याद हो, कल की क्लास में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ली थी एब्सेंटिज्म की। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एब्सेंटिज्म जो है वो अगर बढ़ जाए तो वहाँ पे आपको अटेंडेंस जो है वो लाजमी करना पड़ेगी। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एब्सेंटिज्म बढ़ जाती है, तो यू हैव टू, एज अ कॉन्सिक्वेंस, यू हैव टू इन्वेंट द रूल ऑफ अटेंडेंस। लेकिन ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी का रूल होगा भाई। अटेंडेंस में लीव का भी एस्पेक्ट है। अगर 10 लोग हैं और 9 लोग आए हुए हैं और एक को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको लीव ग्रांट कर दी जाती है, जॉब में भी और स्टडी के अंदर भी। यानी कि
इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी, इसमें कुछ ना कुछ रियायत आपने रखी है, तो ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी के डोमेन में फॉल कर जाती है। इसकी रूल के बनाने की वजह भी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी थी और रिलैक्स करने की वजह भी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी थी। तो यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। जहाँ पे एब्सोल्यूट रूल हो, वो तो जिससे हमने एग्जांपल्स ली थी कि चोरी करना एक बुरी बात है, तो वो सबके लिए, किसी को रियायत नहीं होगी कि अगर कोई गरीब है तो वो चोरी करके अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर ले, तो इसकी इजाज़त जो है वो नहीं होगी अगर हम फॉलो करते हैं डियंटोलॉजिकल मॉडल। झूठ बोलना अगर बुरी बात है, तो अगर किसी का नुकसान भी हो रहा है तो आप सच ही बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो तो हमें थ्योरी उस तरफ लेके जाती है, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस या सिनेरियोज के हिसाब से रियायत आपको नहीं मिलती। जबकि जो जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी है, ये थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है, और इसके अंदर आप डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं, और आप रीजनिंग कर सकते हैं रूल के ऊपर कि ये जो रूल है इसको अप्लाई करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, एंड देन यू कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो आज हम एक नई चीज़ जो ऐड कर रहे हैं, कल की जो हमने डिस्कशन की थी उसमें यह है कि जो डियंटोलॉजिकल थ्योरीज हैं, दे आर मोर relevant to the ethical discovery, and the utilitarianism theory or the theory of John Stuart Mill is more relevant to the invention of ethics. अब आप देखें, ये इस किस्म की क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई कंपैरिजन टेबल आपको दिया हो जिसमें आपने मैच करना हो, और एक तरफ एथिकल डिस्कवरी हो और दूसरी एथिकल इन्वेंशन हो, और दूसरी तरफ जॉन स्टुअर्ट मिल और इमैनुअल कांट का नाम लिखा हो, या यूटिलिटेरियनिज्म या डियंटोलॉजिकल थ्योरीज लिखा हो, तो यू शुड बी एबल टू मैच डियंटोलॉजिकल थ्योरीज, ऑल्दो 100% मैच नहीं करती, बिकॉज दिस इज नॉट साइंस, this is arts, and we are developing our concepts. This is theory presented by philosophers. So we may say कि heavily tend the deontological theory or the work of Immanuel Kant heavily tends towards discovery of ethics. Because in most scenarios, the absolute rules emanate from either religion or prevalent customs that are pre-existed over the timeline. और जो जॉन स्टुअर्ट मिल का काम है, या कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी है, या यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है, इट इज़ मोर diverted or prevalent towards the invention of ethics or inventing right and wrong. Why? Because every time when we apply the rule or make the rules, we measure the consequences of that rule in particular scenario, that whether the benefit or good of people is more than the damage or the negative for people. तो जहाँ पे ज़्यादा वेट होता है तो उसी तरफ का हम रूल डिवाइस करते हैं. So this is the conclusion from the lecture we finished tomorrow, कि जॉन स्टुअर्ट मिल की डाइवर्जेंस ज़्यादा है एथिकल इन्वेंशन पे, और इमैनुअल कैंट की जो डाइवर्जन है वो ज़्यादा है एथिकल डिस्कवरी के ऊपर. तो ये चीज़ आपने अपने नोट्स में लिख लेनी है, और जब आप पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे, केस स्टडीज़ देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये जो इनकी थ्योरी है वो किस तरह से इन्वेंशन और डिस्कवरी की तरफ मर्ज करती है. तो अभी हम अटेंडेंस कर लेते हैं और फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. अटेंडेंस शेयर की ऑप्शन भी नहीं आ रही. Let me try again. ओके जी, शेयरिंग ऑप्शन तो नहीं आ रही एक्सेल शीट की, तो मैं वैसे बोलता जाता हूँ, आप अपनी अटेंडेंस बोल दें. जरकाश, मोहम्मद दानियाल, दानियाल प्रेजेंट है नहीं? Okay. मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद महत,
बात नहीं है। मोहम्मद लुकमान, कौन भी नहीं है। सैयद सिराज प्रेजेंट है, मुझे नजर आ रहे प्रेजेंट हैं। सर। हाँ जी सिराज आपकी लगा दी प्रेजेंट मैंने। मोहम्मद रिजवान, वाह खालिद बेटा आप भी प्रेजेंट हैं। मुबीन, मुबीन अहमद नहीं है। निमरा ताहिर, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। गुलाम मोहिउद्दीन, प्रेजेंट सर। जैनुल आबिदीन, जैनब, Present, sir. मिसबा, मोहम्मद तैयब, सैयद हसन, प्रेजेंट सर। गौहर हसन, सर प्रेजेंट माइक। ओके गौहर मुझे नजर आ रहे हैं। मोहम्मद एहसन, एहसन मुनीर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाथ भी आ गया अटेंडेंस के टाइम हूँ 403। मोहम्मद रिजवान लगा दिए जी, आप दोनों अटेंडेंस लगा दिए। वर्दा, Present, sir. इमरा गफूर, Present, sir. खुशबू, आपने हैंड रेज किया है कि आपकी भी प्रेजेंट लगा दी है। हमना, Present, sir. शिफा, Present, sir. जफर हुसैन, आफ्ताब, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा फ्रॉम प्रेजेंट सीनियर्स, सर। प्रेजेंट सर। अली हैदर सावल, अली हैदर नहीं। ओके जी ठीक है, आपकी सर attendance तो सर 412 की लगी है, 412 की। 412 अभी आए हो 412? नो सर। हाँ आपकी मेरा लगी हुई है, सीनियर। ओके सर। आपकी लगी। यहाँ पे पता नहीं ऑप्शन समटाइम्स टीम्स पे नहीं आती शेयर करने की, कभी स्लाइड्स की और कभी एक्सेल जो है वो गायब हो जाती है शेयर ऑप्शन में से। आई डोंट नो व्हाई। तो अभी भी नहीं आ रही। कि जी वापस चलते हैं बुक की तरफ। और अच्छा, अब आपका कोई स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो। हमने आज की क्लास में एग्जाम्पल्स डिस्कस करना थी। इन्वेंटिंग एथिक्स, डिस्कवरिंग एथिक्स, इमैनुअल कांट के वर्क की और जॉन स्टुअर्ट मिल की, जो कि हमने कल भी डिस्कस की थी और आज उसी को हमने अपनी क्लास में कंटिन्यू किया है। और हमारी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से वीक 7 में वी हैव टू कवर डियोंटोलॉजिकल एंड यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। तो अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आ गई है तो आप एक दफ़ा किताब को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किया है। और जिन्होंने अटेंड नहीं किया तो वो जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस वक्त अपलोड का थोड़ा इशू चल रहा है। उम्मीद है कि ये सुबह से लगी हुई है 9 बजे से, और अभी स्पीड नाउ इट्स गुड 170 180 आ रही है। तो वंस ये कंप्लीट होता है तो मैं कल की क्लास जो है वो आपकी
अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आपसे। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं सुना तो वो कल की और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने। और बुक से अगर आपने 1.1 से 1.3 नहीं भी पढ़ा, सिर्फ लेक्चर सुना है तो इट्स ओके, लेकिन 1.4 को आप बिल्कुल स्किप नहीं करें। ये इसको आप दोनों के वर्क को स्टडी करें। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसमें आप एनालिसिस करके तो अपना कंक्लूजन करते हैं। वो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से इमर्ज हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से सुनिए और अच्छी तरह से कवर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, यानी कि क्लास को आपको समझ आ गई है ये बात, तो इट्स गुड। तो अब आप बुक को स्टडी कीजिएगा और अगले हफ्ते इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स, ये मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। क्लास शुरू होने से कुछ मिनट्स पहले मैंने कोर्स आउटलाइन से भी दिखाया था, जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। यू कैन सी के जॉन स्टुअर्ट मिल की थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल राइट्स अगले हफ्ते। नेचुरल राइट्स के साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, लिबर्टीज एंड क्लेम राइट्स, इसको पढ़ेंगे। और इसी तरह से कुछ एथिक्स के गोल्डन रूल्स या कुछ और फिलोसफर्स की थ्योरी जो कि लैटिन टाइम में थे, जैसे कॉन्फिकस की थ्योरी को, या कुछ रिलीजियस बुक्स में इसने बाइबल का हवाला दिया है, उनको देखेंगे। और एथिक्स की सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है ये हमने पढ़ना है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और पॉलिटिक्स का क्या काम होता है जस्टिस के अंदर। तो ये एथिक्स की कंक्लूजन है। और इसने चैप्टर के आखिर में खुद ये लिखा हुआ है कि देयर आर नो सिंपल आंसर्स, बिकॉज इसमें ह्यूमन बिहेवियर बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एथिक्स रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, एंड इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट। इट्स नॉट साइंस और मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है और ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या उसके रूल्स बनाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, मोर डिफ़िकल्ट देन साइंस। तो यहाँ पे आखिर में उसने कुछ केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स दिए। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक जो है उसका हमारा टॉपिक होगा। हम एग्जांपल्स भी लेंगे और राइट्स को स्पेशली डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते हमारा जो फोकस था वो था एथिक्स के ऊपर और एथिकल थ्योरीज के ऊपर। जो अगले हफ्ते हमारा फोकस होगा वो होगा कि लोगों के राइट्स क्या हैं। अब वो राइट्स इथिकल राइट्स भी हो सकते हैं और उसको लीगल प्रोटेक्शन भी मिली हो सकती है। पॉलिटिकल और लीगल कवर भी मिला हो सकता है और वो इथिकल प्रोटेक्शन भी हो सकती है। तो ये हमारी जो डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीक की, वीक 8। और ये मिड टर्म, ये चैप्टर जैसे ही हम कंक्लूड करेंगे हमारे मिड टर्म का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1.4 पूरा का पूरा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम उन राइट्स की बात करेंगे और ये वो राइट्स होंगे जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के भी होते हैं। और एज अ प्रोफेशनल जहां आपने एथिक्स को कंसीडर करना है, वहां आपने कोलीग्स जो आपके हैं, सबॉर्डिनेट्स या सुपीरियर्स या पीयर्स वर्कर्स जो हैं, उनके राइट्स का भी ख्याल रखना है। तो वो राइट्स जो हैं वो एथिक्स से भी इमिनेट होते हैं और लॉ से भी इमिनेट होते हैं। तो इसमें इसने लॉ और एथिक्स दोनों की बात की है। और रेलिवेंट इस तरह से है कि एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ह्यूमंस के साथ ही काम कर रहे होते हैं, ह्यूमंस से आपका वास्ता पड़ता है। जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में भी देखा था कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी लीगल एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो विद अ डिफाइंड गोल, तो प्रीसेट डिफाइंड गोल जो होता है तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद ह्यूमंस। तो उसमें आपने एज अ प्रोफेशनल जो लीगल और इथिकल राइट्स हैं आपके कोलीग्स, सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट्स के, उसका आपने ख्याल रखना है और एज अ प्रोफेशनल। तो इसीलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट में इन राइट्स को स्टडी करेंगे।
अच्छा, मज़े की बात है इसमें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें एक नई चीज़ का इन्होंने जिक्र किया कि कुछ तो राइट्स इमिनेट होते हैं इथिक्स से, कुछ राइट्स इमिनेट होते हैं लॉ से, जिसकी लॉ प्रोटेक्शन देता है, और कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं ये इंट्रिंसिक राइट्स होते हैं जिनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से, ये जो है नेचर की तरफ से आपको ग्रांटेड होती है। तो ये एक तीसरी चीज़ इसमें आएगी, इंट्रिंसिक राइट्स। इंट्रिंसिक जो राइट्स होते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे कि एक इंसान के दूसरे इंसान की तरफ या एक इंसान के एनिमल्स की तरफ जो राइट होते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रांटेड होते हैं। तो ये भी एक थर्ड डायमेंशन भी अगले हफ्ते हम इसको स्टडी करेंगे, जो कि हर इंसान को एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक सोसाइटी में अलाउ होती है, और हमने एज अ प्रोफेशनल किसी भी दूसरे पीयर के, सुपीरियर के या सबऑर्डिनेट के राइट्स जो हैं वो वायलेट नहीं करने। जिन राइट्स की लॉ ने प्रोटेक्शन दी है उसमें तो आपको सज़ा भी हो सकती है, और जिन राइट्स जो इथिकल राइट्स हैं उसमें ऑब्वियसली कि वो आपको इथिकली फॉलो करने चाहिए, और कुछ राइट आपकी नेचुरल राइट्स होंगे, और जो नेचुरल राइट्स हैं वो भी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन वो इंट्रिंसिक राइट्स होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, जिस तरह से एथिक्स में हमने ये वर्ड देखा था कि इमैनुअल कांट की थ्योरी में कि जो रूल होता है वो इंट्रिंसिकली गुड होता है, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते, उसको एज एन एब्सोल्यूट रूल लेते हैं और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो इसी चीज़ को हम अगले हफ्ते की जो हमारी डिस्कशन होगी मंडे को इंशाल्लाह, तो उसमें हम लेके चलेंगे और इन राइट्स को देखेंगे। तो मंडे को हम इन टॉपिक्स की जो है वो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, और ट्यूसडे को फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लूँगा, और उसके साथ साथ ये है कि हम कुछ मज़ीद इसकी केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स देंगे जिससे ये क्लैरिफाई हो जाएगा। और वंस यू कम बैक टू कैंपस, तो हम जब लॉ की वर्कशॉप करेंगे, यानी कि क्लास के अंदर सेमिनार या वर्कशॉप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो उसमें फिर ये 1.4 से एथिक्स वाला टॉपिक भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि इसकी जो है एक वर्कशॉप या सेमिनार होना ज़रूरी है प्रैक्टिकली। तो वंस यू कम बैक ऑन कैंपस आफ्टर द मिड टर्म्स, जब लॉ का टॉपिक हम स्टडी करेंगे, उसकी जो एक्टिविटी होगी क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी, उसके साथ हम इथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज, नेचुरल राइट, लिबर्टीज, इसका भी एक सेमिनार, प्रेजेंटेशन या वर्कशॉप एक्टिविटी, क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपके जहन में कोई सवाल है कल की क्लास से तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आई एम गोइंग टू एंड द रिकॉर्डिंग एंड द मीटिंग। सर आपने इंट्रिंसिक राइट जो कहा है, नेचुरल राइट्स, तो कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होंगे? राइट्स को तो हमने अभी पढ़ना है बेटा, मतलब तो मंडे को हमारी क्लास आएगी। आज तो मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया है कि राइट्स हम क्या पढ़ेंगे ऐसे। तो पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, जब मंडे को क्लास आएगी डेफिनेशन के बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स से, और ट्यूसडे की क्लास में हम केस स्टडीज इसकी डिस्कस करेंगे, तो फिर ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इथिक्स के हवाले से अगर आपका सवाल है इंट्रिंसिक, तो उसमें ये है कि मैनुअल कांट जो फिलोसोफर है उसने जो थ्योरी दी थी, आप जो रूल्स बनाते हैं उस रूल की इंट्रिंसिक वैल्यू पे जाएं, यानी कि वो जो रूल आपने एक दफ़ा बना दिया, सोच समझ कर बनाएं, एक अच्छा रूल बन गया, वो इंट्रिंसिकली गुड होगा, चाहे उसका कॉन्सिक्वेंसेस इल फेटेड ही क्यों ना हो। कि सच बोलने से अगर किसी शख्स का नुकसान हो गया है, तो आप इस पे ना जाएं कि ये एक नॉन इथिकल चीज़ है। आपने अच्छा किया कि सच बोलना, झूठ ना बोलना, आपने गोल्डन रूल बना दिया था जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बजाते खुद एक अच्छी चीज़ है। तो जो एक्सट्रिंसिक उसके इफेक्ट हुए हैं, बैरूनी असरात, यानी कि इंट्रिंसिक होता है अंदरूनी, एक्सट्रिंसिक बैरूनी, तो उसके जो एक्सट्रिंसिक इफेक्ट्स हुए हैं, अगर किसी को नुकसान हुआ, इवन समबॉडी डाइड बिकॉज यू स्पोक द ट्रुथ, तो आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना है कि एथिकली आपने अच्छा काम किया। तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनकी तरफ नहीं जाना है। यही चीज़ हम राइट्स में भी लेके जाएंगे कि नेचुरल राइट्स, मिसाल के तौर पे नेचुरल राइट्स में डिस्कस करेगा, हवा सांस लेना हर इंसान का नेचुरल राइट है, और उससे आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये उसका इंट्रिंसिक राइट है। इसको कहीं कानून में या एथिकल की एथिक्स की किताब में लिखना भी नहीं पड़ता है
कि हर इंसान के जो हवा है जो किसी मुल्क में या किसी इदारे में अवेलेबल है वो एक सबका इंट्रिंसिक राइट है। इसी तरह पानी है, और कई कंट्रीज में जैसे बिजली की सहूलत है या पोस्टल सिस्टम है या इवन आपकी टेलीफोन है, टेलीकम्युनिकेशन की सहूलत है, ये नेचुरल राइट्स कंसीडर किए जाते हैं। और तो इसको जब हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये इंट्रिंसिक राइट्स हैं, आपको कानून में लिखने नहीं पड़ते कि हवा, पानी, बिजली और टेलीकम्युनिकेशन जो है या पोस्टल सर्विस है, ये सब का एक नेचुरल राइट होगा। यू डोंट हैव टू राइट इट, ये अंडरस्टूड होता है, इंट्रिंसिक राइट होता है कि ये। और ये इंशाल्लाह राइट्स तो हमने अगले हफ्ते डिस्कस करना ही है। होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके सर। सर कॉन्सिक्वेंसेस का बता दें कि इसका मीनिंग क्या बनता है। कॉन्सिक्वेंसेस बेटा, आपके जैसे एक्शन पे रिएक्शन होता है। जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन जनरेट होता है, ठीक है। आप कंप्यूटर की कमांड देख लें, आप सीन लिखें, सी आउट लिखें, ये एक एक्शन है। जब आप एक्शन लिखते हैं तो इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है। सी आउट लिखेंगे तो कोई चीज़ डिस्प्ले होगी, सीन लिखेंगे तो आप कोई डेटा स्टोर करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से इंसान की जो जर्नल लाइफ होती है प्रोग्रामिंग की तरह, यहाँ पे भी जब भी आप कोई एक्शन लेते हो उसका रिएक्शन होता है, चाहे आप फील करो या ना करो, उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। आप जो भी बात बोलते हो उसका भी कोई ना कोई रिएक्शन आता है। ज़ाहिर है किसी दूसरे इंसान से ही आप गुफ्तगू करेंगे ना, या इवन आप खुद कोई लफ्ज़ बोलते हैं, जिस तरह से रिपीट करते हैं किसी वर्ड को, आपकी अपनी ज़ात के ऊपर उसका रिएक्शन होता है। व्हेनेवर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, और एक्शन किससे परफॉर्म होगा, आपकी बॉडी से परफॉर्म होगा कि किसी पार्ट से। आपकी गेस्चर्स हो सकते हैं, आपका बोलना हो सकता है, आपका देखना हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक्शंस में आ जाती हैं। तो हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है। प्रोग्रामिंग में तो हम बोलते हैं ना रिएक्टिव बिहेवियर या रिएक्शन, लेकिन जर्नल लाइफ में दीज आर कॉन्सिक्वेंसेस। whatever you speak, whatever you do have a consequence। जो आप अच्छा काम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज यूजुअली अच्छे होते हैं, और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि हार्मफुल है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यूजुअली हार्मफुल होते हैं, अनलेस यू आर लकी। जैसे हमने एक मिसाल ली थी कि ड्रग्स वर मेड लीगल इन यूनाइटेड स्टेट्स, शुरू में ये सोच के कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ फुल राइट ऑन इट्स बॉडी, लेकिन बाद में देखा गया कि ये एक इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे हो रहे हैं कि लोग जो हैं जो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं वो चोरियां करते हैं, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी लाइफ को। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बैड आ रहे थे, तो ये लिबर्टी वापस ले ली गई और इसे इलीगल कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ में, पनिशेबल ऑफेंस करार दिया गया। अगरचे हर शख्स अपने जिस्म के ऊपर ही नुकसान कर रहा होता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस माशरे पे भी बुरे पड़ रहे थे, तो इसे जो है वो ख़त्म कर दिया गया। सो कॉन्सिक्वेंस मीन्स reactive behavior, reaction of your action, every action you do has a reaction। so consequence का लफ्ज़ आपने जॉन स्टुअर्ट मिल की या यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी में पढ़ा, और उसमें उसने यही लिखा हुआ है कि जब भी आपने कोई इथिकल रूल बनाना है, अब आपको पता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल का ताल्लुक ज़्यादातर एथिक्स को इन्वेंट करने से है, और जब आपने कोई नया रूल इन्वेंट करना है तो आपने ये देखना है कि लोगों पे इसके असरात मस्बत होंगे या मनफी, और अगर मस्बत और मनफी दोनों हैं तो क्या जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है वो ज़्यादा है और नुकसान कम हो रहा है, तो आप उसे एक रूल बना देते हो कॉन्सिक्वेंसेस को जहन में रखते हुए कि ये जो हम लॉ बना रहे हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हों। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स जो है, ये इसका मीनिंग है। होप यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। सर आपने वो सुसाइड का भी बताया था ना, एक कंट्री में है, तो सर वो एथिकल रूल था उनका। उनका कस्टम है, जापान का तो कस्टम है ना, वहाँ पे वो डियंटोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आ जाएगा, इमैनुअल कांट के काम में आ जाएगा कि उनका ट्रेडिशन चला आ रहा है सदियों से जापानीज कल्चर का, कि वो सुसाइड को आई थिंक काराकरी कहते हैं, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा जापानीज वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उनके कस्टम्स के अंदर वो है, एब्सोल्यूट रूल है उनका कि वो इसे अच्छा समझते हैं स्पेशल केसेस के अंदर, सिनेरियोज के अंदर, लेकिन रूल सब पे अप्लाई होता है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। ओके, सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ।
तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे के दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। स्टे